Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about the scales of thermometry. As you all know, in last lecture we studied about Charles' law. Now we are going to discuss some scales of thermometry. The first one is centigrade scale. इससे हम सब वाकिफ हैं, हम सब ने सुना हुआ है इसका. It starts from zero mark. Zero mark is basically the it does not start actually from the zero mark. Minus में भी values होती हैं, but zero mark is important because it is the freezing point of water. Ice का जो temperature होता है जहाँ से ice बनना start होती है, that is 0 degree centigrade, and 100 degree centigrade is the boiling point of water. ठीक है, at 1 atmospheric pressure. Between 0 and 100 there are 100 divisions, and each division is equally divided and each part is 1 degree centigrade. So between 0 and 100 there are 100 parts and each part is 1 degree centigrade. The next scale is Fahrenheit. In Fahrenheit scale, at 1 atmospheric pressure, the melting point of ice is 32 degree Fahrenheit and the boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. तो इन दोनों के दरमियान जितनी spaces हैं, they are divided into 180 equal parts. Between 32 and 212, they divided into 180 equal parts और हर part यहाँ पे भी किसके equal है? 1 degree Fahrenheit की equal है. लास्ट वन इज़ कैल्विन स्केल. कैल्विन स्केल हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन कैल्विन स्केल एट 1 atm प्रेशर इज़ 273 कैल्विन विच इज़ 0 degree centigrade. और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 373 कैल्विन विच इज़ 100 degree centigrade. ठीक है, क्योंकि जो कैल्विन स्केल पे टेम्परेचर होता है इट इज़ अचीव्ड बाय एडिंग 273.16 टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हमारे पास अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा. और जो कैल्विन स्केल है इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं. अब आपको 3 यहाँ पे रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर इंटू फ्रॉम वन स्केल टू अनदर. ठीक है, सो इंटर कन्वर्जन के लिए 3 स्केल्स है. फर्स्ट वन इज हाउ कैन यू कन्वर्ट the temperature in centigrade to Kelvin. For that you have to do is that add 273.16 to the temperature in centigrade, वो आपका Kelvin में convert हो जाएगा. Second one है कि अगर आपके पास Fahrenheit में temperature given है तो आप उसको centigrade में कैसे convert करेंगे? उसके लिए formula है degree centigrade is equal to 5/9 इंटू मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट -32. फॉर एग्जाम्पल आपका टेम्परेचर है 40 डिग्री फ़ॉरेनहाइट, तो 40 - 32 कितना हो जाएगा? 8 डिग्री फ़ॉरेनहाइट. मल्टीप्लाई दैट 8 बाय 5 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में. लास्ट वन इज़ डिग्री फ़ॉरेनहाइट. अगर आपको आंसर चाहिए डिग्री फ़ॉरेनहाइट में लेकिन आपको गिवन किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसके लिए आप लास्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे विच इज़ 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 32. ठीक है, आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताती हूँ, तो आपने इसको फ़ॉरेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई 100 बाय 9/5 एंड देन यू विल ऐड 32 टू दिस वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा डिग्री फ़ॉरेनहाइट में. सो बेसिकली आता कुछ यूँ है कि आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दिया हुआ होता है क्वेश्चन सेल्सियस में और आपको कहा जाता है कि आप इसको कन्वर्ट करें फ़ॉरेनहाइट में, तो आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये फार्मूला आता हो तो बेसिकली ये मुफ्त के नंबर होते हैं. देन कमिंग बैक टू our next topic which is general gas equation. General gas equation basically हम derive करते हैं by combining all the laws. जितने अभी हमने laws पढ़े हैं वो हम सब combine करके क्या derive करते हैं? general gas equation. First law जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था which was Boyle's law, हमने कहा था volume is inversely proportional to pressure. ठीक है, Boyle's law में क्या होता है? volume inversely proportional होता है प्रेशर के. उसमें हमने नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर को क्या रखा था? कांस्टेंट. फिर चार्ल्स लॉ में हमने कहा था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, उसमें हमने नंबर ऑफ़ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखा था. और एक और लॉ है जो आप आगे जाके थोड़ा सा पढ़ोगे लेकिन यहाँ पे हमने लिख लिया उसको, वो है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स. देखो अब आपको खुद पता है जितने नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे, जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा. एक रूम में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं तो वॉल्यूम कम होगा. उस रूम में मैं बहुत ज़्यादा बच्चे ऐड कर दूँगी तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा. ग्लास में आप पानी डालते हो, थोड़ा पानी होगा तो वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा पानी होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा. इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा. अब इस इक्वेशन में
दिस वन, हमने तीनों लॉस को कंबाइन कर दिया है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वह मैंने ऊपर लिखे। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी था, तो इसमें से हमने क्या करना है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। v इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एन टी ओवर पी। जो कांस्टेंट सजेस्ट किया गया है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट अपने यहाँ पे लगाना है वो है जनरल गैस कांस्टेंट, उसको रिप्रेजेंट करना है r से। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू r इंटू एन टी बाई पी, ठीक है। अगर p जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज कॉल्ड द जनरल गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये आइडियल गैसेस के लिए यूज होती है, इट डज नॉट अप्लाई टू रियल गैसेस, क्योंकि जो लॉज अभी हमने पढ़े थे दे ऑल अप्लाई टू आइडियल गैसेस एंड नॉट टू रियल गैसेस। ये आगे जाके हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है आइडियल और जनरल में। अब आप इस इक्वेशन को ज़रा माइंड में रखें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर इसमें मैं टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, पी वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स भी हटा दें, टेम्परेचर भी हटा दें, तो पी वी इज इक्वल टू आर बनता है, विच इज़ R is constant. So PV is equal to K, which means pressure and volume का product हमेशा constant रहेगा, वो क्या है, Boyle's law। अगर मैं इस इक्वेशन में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दूं, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये रह जाएगा V इज इक्वल टू आर टी। सो R इज अ कांस्टेंट, इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू के टी, विच इज चार्ल्स लॉ। अगर इस इक्वेशन में मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी v इज इक्वल टू आर एन, विच मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। r क्या है, कांस्टेंट, v इज इक्वल टू के एन हो जाएगा, विच इज एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। सो अगर आपके पास n है नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो तो मैं इस इक्वेशन में अगर 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, और अगर r निकालना है तो ये हो जाएगा पी वी ओवर T इज इक्वल टू आर। सो अगर आपके पास 1 मोल है तो आप इक्वेशन लिखोगे पी वी इज इक्वल टू आर टी, और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है तो वो हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो इट मीन्स दैट रेशियो ऑफ पी वी टू टी इज कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी मोल। अच्छा, अब आपके पास क्या है, आर की मैंने एक वैल्यू लिखी पी वी ओवर टी। अगर मेरे पास दो डिफरेंट कंडीशंस है तो ये हो जाएगा पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू आर, और सेकेंड कंडीशन पे पी टू वी टू ओवर टी टू इज इक्वल टू आर। क्योंकि दोनों r के इक्वल हैं, r कांस्टेंट है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। सो दिस इक्वेशन इज p1 ओवर टी वी वन, p1 v1 ओवर t1 इज इक्वल टू p2 v2 ओवर t2। ये आगे जाके इक्वेशन अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है, सो रिमेंबर दिस इक्वेशन। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।